ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कल सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ है और इसके साइंस के क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले एक बेसिक सा ओवरव्यू। 120 में से 31 क्वेश्चन साइंस के हैं, ये 25% से ज़्यादा है। इसमें से फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 और बायो के 11। सबसे पहला क्वेश्चन, देर आर टू एलिमेंट्स, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18. The mass number of both the elements is 40. They are therefore known as. अब इसके लिए एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पर टेबल बना के दिखा रहा हूँ। तो इसमें पहले हमने देखा है कि एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर या मास नंबर का क्या मीनिंग है। एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन नंबर उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, और मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल कितना है। अब यहाँ पे जो उन्होंने वैल्यू दे रखी है, कैल्शियम की 20 और आर्गन की 18, ये एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें प्रोटॉन्स 20 और 18 है। मास इन्होंने 40-40 दे रखा है, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस सबसे पहले दिमाग में यही चीज़ आती है अगर कोई भी इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो, कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे और टोटल कितना होगा। उसके बाद फिर ऑप्शंस देखते हैं। आइसोटॉन्स ये तब होता है जब न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम हो। अब इस टेबल में आप देखो, न्यूट्रॉन्स इन दोनों में सेम नहीं है। नेक्स्ट, आइसोकोर, ये बायो से रिलेटेड है, इसका तो केमिस्ट्री से कोई लेना देना भी नहीं है। आइसोबार, ये तब होता है जब वजन बराबर हो। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का वजन ही 40 है, तो यही अपना आंसर होगा। आइसोटोप्स, ये तब होता है जब प्रोटॉन सेम हो। प्रोटॉन सेम नहीं है क्योंकि कैल्शियम में 20 दे रखे हैं और आर्गन में 18, तो अपना आंसर सी, आइसोबार। नेक्स्ट, प्लम पुडिंग मॉडल फॉर एन एटम वॉज प्रपोज्ड बाय एंटनी लेवोइजियर। लेवोइजियर इसका आंसर नहीं है क्योंकि लेवोइजियर ने एक्चुअली लॉ दिया था पर वो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर नहीं है। रॉबर्ट बॉयल, इसने सिर्फ गैस लॉज में बेसिक कंट्रीब्यूशन दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल तक तो इसका कोई दौर भी नहीं था। रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड का जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो सिर्फ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, जबकि प्लम पुडिंग मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर एम्बेडेड बताया गया था, तो वो जे थॉमसन से रिलेटेड है। ये सिर्फ आपको सबके याद होनी चाहिए कि किसने क्या चीज़ डिस्कवर की या किस चीज़ में उसका कंट्रीब्यूशन था। बिना याद हुए ये क्वेश्चन कर भी नहीं सकते, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम 23? n इज इक्वल टू एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि जो n है इसका मीनिंग यहाँ पे होता है 6 × 10⁻23 पर मोल, लेकिन ये नंबर कहीं भी हमारे काम नहीं आएगा। तो अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं भी पता है तो भी चलेगा। यहाँ दिया हुआ है कि 1 मोल सोडियम 23 ग्राम का होता है, ये हमें पता चलता है। ऊपर जो उसने नाम दिया सोडियम 23, इसका मतलब ये है कि अगर सोडियम के 1 मोल में एटम उठा लूँ तो वो 23 ग्राम बनेंगे। यूज़ किया है हमने 46 ग्राम, इसका मतलब हमने 2 मोल सोडियम यूज़ किए हैं, तो अपना आंसर आएगा 2n। सो 2n इज़ द आंसर। क्वाशियोरकर डिजीज़ इन चिल्ड्रन इज़ कॉज्ड बाय। यूजुअली ये 2 डिजीज़ हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है, एक क्वाशियोरकर और एक मेरेस्मस। ये दोनों की दोनों PEM का पार्ट हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो एक एक करके पहले इनको देख लेते हैं। क्वाशियोरकर में ये जैसे आप फोटो में देख रहे हो, बच्चे का जो पेट है वो निकला हुआ है, उसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की कोई कमी नहीं है, ये सफिशिएंट मिलता है, लेकिन प्रोटीन्स की उसको कमी होती है। मैरस्मस में ये बच्चा बिल्कुल कमज़ोर सा है, इसका तो फैट्स की भी दिक्कत है, तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की प्रॉब्लम है, प्रोटीन्स तो है ही नहीं। सो ओवरऑल अब आंसर देखते हैं। सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स बट लेस फैट्स इन डाइट, नहीं, कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों मिलने चाहिए, तो ये आंसर नहीं है। सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बट डेफिशिएंट प्रोटीन्स इन डाइट, ये आंसर है हमारा। अगला ऑप्शन सफिशिएंट विटामिन्स बट डेफिशिएंट फैट्स इन डाइट, गलत। सफिशिएंट फैट्स बट डेफिशिएंट विटामिन्स, ये भी गलत है, तो बी अपना आंसर। नेक्स्ट, मेमेलियन हार्ट इज मायोजेनिक एंड इज रेगुलेटेड बाय नर्व्स। अब इसका मतलब ये है कि इसको आपका नर्वस सिस्टम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेगा। एक्चुअली हार्ट में ये एक एबिलिटी होती है कि अगर आप हार्ट को काट के भी साइड में एक प्लेट में रख दें तो भी वो कुछ टाइम तक ऑटोमेटिकली बीट करता रहेगा, जब तक उसमें एनर्जी पूरी कंज्यूम नहीं हो जाती। तो हार्ट खुद को ही पल्स दे सकता है। द हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, पहला ऑप्शन साइनोएट्रियल नोड, एक्चुअली यही है, एसए नोड। इसके अलावा एक एवी नोड भी होता है, अगर मान लो कभी एसए नोड ख़राब हो जाता है तो ऐसे एवी नोड उसका फंक्शन एक्वायर कर लेता है, पर यूजुअली एसए नोड है जो सबसे पहले इम्पल्स जनरेट करेगा। QRS वेव, ये PQRST, ये जो वेव है ये हार्ट बीट से रिलेटेड है, पर ये हार्ट बीट ओरिजिनेट नहीं करती है।
टी वेव फिर से इसी में है, तो ये भी हमारे कोई काम की नहीं है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ये होता है जब इंटेस्टाइन से या जीआईटी से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से लिम्फ नोड्स और ब्लड सप्लाईज वगैरह एब्जॉर्ब्ड फूड को लिवर तक लेकर आते हैं। हेपेटिक वर्ड का लेना देना ही लिवर से है, तो इसका आंसर साइनोइट्रियल नोड होगा। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। दे आर, जब इस तरह के वर्ड्स कहीं आते हैं रेगुलेटर्स वगैरह, तो ह्यूमन में या एनिमल्स में बेसिकली वो हार्मोन्स होते हैं। तो मैं ऑप्शंस में सबसे पहले ढूंढता हूँ प्रोटीन्स कहाँ हैं, प्रोटीन्स कहाँ हैं। प्लांट्स में देखते हैं, पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब ऑब्वियसली प्रोटीन्स आंसर हो सकता था, पर चूंकि प्लांट्स हैं और आपको और भी चीज़ें देखनी है, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते कभी भी हार्मोन्स, फैट्स नहीं बनाते। तो नेक्स्ट ऑप्शन इंडोल कंपाउंड्स, एडेनिन डेरिवेटिव्स। तो अगर आपने कभी भी प्लांट हार्मोन पढ़े हैं तो उसमें कुछ एग्जांपल आपने देखे होंगे, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड वगैरह, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि यही आपका आंसर है। नेक्स्ट फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन नहीं, विटामिन सी, डी, ग्लूकोज नहीं, तो आपका आंसर बी। नेक्स्ट कंसिडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ्स 200 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर। विच वेवलेंथ्स ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक विजुअल सेंसेशन टू अ ह्यूमन आई। तो आपको मैं थोड़ा सा पहले आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, तो इसकी एक अपर लिमिट होती है जो 380 नैनोमीटर है, और एक लोअर लिमिट है जो 760 नैनोमीटर है। तो इस रेंज के बीच बीच में जितनी भी वेवलेंथ्स होंगी वो सारी की सारी इंसान की आंखें देख सकती हैं, उसे हम बोलते हैं विजिबल लाइट। ये जो नंबर्स मैंने बताए 380 और 760, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि फिक्स हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में आपको यही नंबर्स मिलेंगे। थोड़ा बहुत इसमें टॉलरेंस है, किसी बुक में 400 से 700 कर देते हैं, हल्का फुल्का ऊपर नीचे है, पर जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 200, 500, 1000, वो कंफर्टेबली हमारी इस रेंज के अंदर आ रहा है। अगर 380 से भी कम वेवलेंथ है तो उसे हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, इंसान की आंखें उसे नहीं देख सकती। 760 से भी ज़्यादा वेवलेंथ है तो भी हम उसे नहीं देख सकते, उसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इसने बोला 200 नैनोमीटर से 500, तो यहाँ पर जो 200 नैनोमीटर है इसको इंसान नहीं देख पाएगा, वो 380 से काफ़ी नीचे है। 500 एंड 1000, इसमें हम 1000 को नहीं देख पाएंगे, वो 760 से काफ़ी आगे है। 500 नैनोमीटर हमारी इस रेंज में लाई करता है, तो यही हमारा आंसर होगा। 200 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर, इसमें तो दोनों ही गलत हैं, तो अपना आंसर सी। A copper wire of radius r and length L has a resistance of capital R. A second copper wire with a radius of 2r and length L is taken and the two wires are joined in a parallel combination. The resultant resistance of the parallel combination of the two wires will be. तो यहाँ पे हमारे पास दो तार है, इस डायग्राम में आप देखो, एक का रेडियस कम, एक का रेडियस ज़्यादा है। तो जिसका रेडियस डबल है उसका रेजिस्टेंस 4 गुना कम किया है मैंने। रेडियस 2 गुना ज़्यादा, रेजिस्टेंस 4 गुना कम, ये बेसिक सा रिलेशन है, क्योंकि रेडियस बढ़ने से उसका एरिया भी बढ़ेगा, लेकिन रेडियस दुगुना बढ़ेगा तो एरिया 4 गुना बढ़ेगा, और इसलिए रेजिस्टेंस उसका 4 गुना कम है। उसके बाद अब ये दोनों को पैरेलल में लगा दिया तो आगे सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बचती है। पहले का रेजिस्टेंस मान लो R1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, तो बेसिक सा पैरेलल में आपको एक फॉर्मूला मिलेगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो फाइनल आपका आंसर R/5, ऑप्शंस में हमारा आंसर डी। A parallel plate capacitor of capacitance C1 is made using 2 gold plates. तो यहाँ पर ये 2 गोल्ड प्लेट्स हमने बना दी, इसका कैपेसिटेंस C1 है। Another parallel plate capacitor of capacitance C2 is made using 2 aluminum plates with same plate separation and all the 4 plates are of same area. तो ये एल्यूमिनियम की प्लेट है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है प्लेट्स के बीच में। If rho of G and rho of A are respectively the electric resistivities of gold and aluminium, then which one of the following relations is correct? तो एक्चुअली एज लॉन्ग एज आपकी दोनों प्लेट्स गुड कंडक्टर की हैं, वो कंडक्टिंग है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। तो यहाँ पे अपना आंसर सीधा सीधा C1 = C2 आएगा। एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया दोनों का सेम दे रखा है, प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उससे फ़र्क पड़ता, वो भी दोनों ने सेम दे रखा है, रेजिस्टिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाकी जो इसमें ऑप्शन है वो सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखे हैं। एनीवे अपना आंसर इसमें डी है। अ फोटोन ऑफ एक्स-रे हैज़ एनर्जी ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1000 EV. अ फोटोन ऑफ विजिबल रेडिएशन हैज़ एनर्जी 3 EV. तो पहले वाले में 1000 है, दूसरे वाले में सिर्फ 3 है, तो दूसरे वाले की एनर्जी कम है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके, ऑप्शंस देखते हैं। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटोन इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेडिएशन फोटोन। तो अगर इसमें ऊपर इसने कंटेंट नहीं भी दिया होता तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमको पहले से ही पता है। बोथ द फोटोन्स हैव डिफरेंट एनर्जीज। ऑफकोर्स ऊपर दे ही रखा है, एक की 1000 है, दूसरे की 3 है। द स्पीड्स ऑफ बोथ द फोटोन्स इन वैक्यूम आर डिफरेंट। ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सारी की सारी वैक्यूम में सेम स्पीड से चलती है। मीडियम अगर है तो स्पीड थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, पर वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे फोटोन इज हायर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल रेडिएशन फोटोन। ऑप्शन ए में वेवलेंथ जिसकी कम है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और ए से ही पता चल रहा है वेवलेंथ विजिबल लाइट की ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब इसने पूछा है नॉट करेक्ट, तो उसके हिसाब से अपने सारे ऑप्शंस पलट जाएंगे। जो सही है वो हमारा आंसर गलत होगा, और जो गलत वाला है वो अपना सही आंसर आ जाएगा। द ऑप्टिकल फिनोमिनन दैट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनबो ऑन अ रेनी डेज। डिफ्रैक्शन यूजुअली रेनबोज में नहीं होता, तो ये अपना आंसर नहीं है। इंटरफेरेंस रेनबोज में हो सकता है, कभी कभी होता भी है, पोलर रीजन्स में कुछ रेनबोज में इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है। उन्हें हम बोलते हैं सुपर न्यूमेररी रेनबोज, वो बहुत रेयर इवेंट है, यूजुअली नहीं होगा, इसलिए हम इसको डाल सकते हैं ऑप्शंस में। सो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको मैंने येलो छोड़ दिया क्योंकि हो सकता है। डिस्पर्जन सबसे कॉमन आंसर है और ज़्यादातर बुक्स में आपको यही मिलेगा, तो ये ज़्यादा बेटर आंसर है, इसलिए इंटरफेरेंस गायब, डिस्पर्शन बेटर आंसर। रिफ्लेक्शन भी होता है, पर उसे एक रिफ्लेक्शन की प्रॉपर फॉर्म होती है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये अगर पानी की बूंदें ओपेक होती तो उसको पूरी तरह से रिफ्लेक्शन बोल सकते थे, पर वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो वो प्योर रिफ्लेक्शन नहीं, इट्स TIR। तो ये इतना अच्छा आंसर नहीं है, सो ऑब्वियसली जो बेस्ट आंसर है वो डिस्पर्जन है, तो अपना आंसर सी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर? 3 कॉमन सी बात है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो इसको अभी तक कंसिडर करके रखते हैं। 4, अब अगर किसी को पता है कि और ज़्यादा गर्म करने से या हाई टेम्परेचर पे आपको प्लाज्मा स्टेट भी मिलती है, तो 3 से बेटर आंसर है। 5, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करके एक स्टेट होती है, वो और ठंडा करके होती है, तो ये 4 से भी बेटर आंसर है। वेरिएबल, इनफैक्ट सही तो ये भी है, क्योंकि जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, वो उसके कंटेंट को एक अलग स्टेट ऑफ मैटर माना जाता है, या ग्लास है सुपर कोल्ड लिक्विड, उसको एक और स्टेट ऑफ मैटर अलग माना जाता है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको दुनिया भर की स्टेट्स ऑफ मैटर की लिस्ट मिलेगी। तो एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर वैसे तो 5 से ज़्यादा भी होती है टेक्निकली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो आपसे इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पूछना चाहता है। तो वो यहाँ से आपसे एक्सपेक्ट करता है सिर्फ आपको यही पता हो कि सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसलिए ये सी और डी में से जो बेस्ट आंसर है वो सी है, 5। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन, अब यहाँ पे इसने बोला केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन चीज़ों पे अपने को ध्यान देना होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं, तो मैं 4 ऑप्शंस में सबसे पहले ढूंढूंगा इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी, तो यही अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। फिर भी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट, नहीं, न्यूट्रॉन कम ज़्यादा करो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ओवरऑल आंसर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ये नॉट वाले क्वेश्चन इस बार बहुत आए हैं। द कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड प्रोसीड टूवर्ड्स द एनोड इन अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो कैथोड से ओरिजिनेट होती है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड रे खुद मतलब होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तेज़ रफ्तार से, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आएंगे, डज मेक सेंस, तो ये सही है। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर नथिंग बट कैथोड रे ट्यूब्स, तो एक्चुअली कैथोड रे ट्यूब को हम CRT मॉनिटर बोल देते हैं नॉर्मली, CRT फुल फॉर्म ही है कैथोड रे ट्यूब, तो ये स्टेटमेंट सही है। कैथोड रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विजिबल नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बाद में किसी को हिट करेगा, उसकी एनर्जी लूज होगी, फिर लाइट निकलेगी, दैट लाइट इज विजिबल। इलेक्ट्रॉन्स का जो रेज है यहाँ पे कैथोड रे, वो खुद विजिबल नहीं होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ये गलत है। अगर वो एनोड रे होता तो गैस के नेचर पे डिपेंड करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी गैस से निकलेंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम ही रहेगा, सो इट डजंट डिपेंड, डी अपना गलत है। अब इसने फिर से पूछा है नॉट, तो ऑब्वियसली ऊपर वाले सारे के सारे अपने आंसर गायब हो जाएंगे, डी आंसर है। द मोलेकुलर मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 98, इसका मतलब ये है कि अगर 98 ग्राम एसिड आप ले लो, ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो 1 मोल माना जाएगा। ये मोल कंसेप्ट का बेसिक मीनिंग होता है।
इफ़ 49 ग्राम ऑफ एसिड इज डिसॉल्व, 49 ग्राम लिया मतलब आधा ले लिया, तो हाफ मोल लिया है, 49 ग्राम एसिड 0.5 मोल इन वाटर टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन फाइनली 1 लीटर बन गया है, तो पानी पूरा 1 लीटर नहीं है, ये फाइनल सॉल्यूशन 1 लीटर है। मोलैरिटी का मीनिंग होता है कितने मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में टोटल। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 0.5 मोल्स हैं 1 लीटर में, तो अपनी मोलैरिटी यहाँ पे 0.5 है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। अपना आंसर ऐसे 0.5 मोलर है क्योंकि 0.5 मोल पर लीटर, लेकिन हम देखेंगे ऑप्शंस में इसने सारे नॉर्मल 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 दे रखे, ना कि मोलर मोलर, तो अपने को अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक नॉलेज यहाँ पे आपको चाहिए कि H2SO4 जब पानी में जाएगा और अगर वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए और सारा का सारा अगर डिसोशिएट हो जाए, तो हर H2SO4 का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के आयंस रिलीज करेगा। तो नॉर्मेलिटी जो बनेगी वो ट्वाइस बनेगी मोलैरिटी से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन छोड़ रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। तो अपना आंसर है जो 0.5 मोलैरिटी थी उसका डबल 1 नॉर्मल, अपना आंसर 1 नॉर्मल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। पावोक्रिस्टेटस इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पावोक्रिस्टेटस मोर होता है। नेलम्बो न्यूसिफेरा इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो ये कमल होता है नेलम्बो। फाइकस बेंगालेंसिस इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। फाइकस बरगद का पेड़, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। मैंगीफेरा इंडिका इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। मैंगीफेरा इंडिका आम, अब ये नेशनल एनिमल तो नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। तो अपना आंसर ये डी, क्योंकि इसने नॉट करेक्ट पूछा है। तो नेशनल एनिमल है क्या, तो उसके लिए सिंपल सा है, बंगाल टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, ये अपना आंसर होना चाहिए था। तो यहाँ पे अपना आंसर नॉट करेक्ट पूछा है इसने, तो ऊपर वाले सारे गायब, मैंगीफेरा इंडिका अपना आंसर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए कंटेन्स। तो जब भी मैं इस तरह का कोई क्वेश्चन देखता हूँ जहाँ पे डीएनए का कंटेंट उसने पूछ रखा है, तो ज़्यादातर मैं ढूंढता हूँ हिस्टोन प्रोटीन इसने पूछा है कि नहीं पूछा है। ऑप्शंस में मैंने देखा कहीं भी हिस्टोन प्रोटीन दिया नहीं, तो ये सिर्फ चेन की बात कर रहा है बस। तो एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। पहली बात तो डीएनए में जो डी है उसका मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो सबसे पहले उन ऑप्शंस को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे जहाँ पे डीऑक्सीराइबोस लिखा है, तो ये 2 ऑप्शंस बच गए अपने। इसके अलावा बाकी दोनों जो ऑप्शंस हैं उनमें कहीं भी डीऑक्सीराइबोस लिखा नहीं है, तो बाकी दोनों के दोनों गायब, ये दोनों गलत हो गए। अब हमें ए और सी में आंसर निकालना है। अगली चीज़ है डीऑक्सीराइबोस ही होना चाहिए, उसमें राइबोस शुगर नहीं होनी चाहिए। आरएनए में राइबोस शुगर होती है, डीएनए में सिर्फ डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। तो जो सी ऑप्शन है वो इस वजह से गलत हो गया है, तो सी भी गलत हो गया। ओवरऑल ये नीचे के 3 ऑप्शंस गलत हो गए, ऊपर वाला ऑप्शन अपना बच गया, वो सही है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as। सबसे पहले ट्रांसलेशन, इसका मतलब होता है आप mRNA से एक अमीनो एसिड की चेन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हो, वो ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनाना, मतलब जो भी डीएनए की इन्फॉर्मेशन है उससे आरएनए में इन्फॉर्मेशन में डिकोड हो जाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन अपना आंसर है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए की एक मल्टीपल कॉपी बना देना, तो ये आंसर नहीं होगा। म्यूटेशन चेंजेस होते हैं जेनेटिक मटेरियल में, ये आंसर नहीं है, तो अपना आंसर बी। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स थ्रू। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कॉमन है। अगर आपने बचपन से हल्का फुल्का भी HIV वगैरह के बारे में कुछ अवेयरनेस रही होगी तो आपको इसका आंसर आता होगा। इसका आंसर ऑब्वियसली ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ब्लड प्रोडक्ट्स का मतलब यहाँ पे लिम्फ वगैरह या कोई भी बॉडी का इंटरनल फ्लूइड हो सकता था, तो ये भी अपना आंसर है। इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, बट इन कैंसर सेल्स नॉर्मली सेल्स सारे रेगुलेटेड वगैरह होते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा क्या होता है, तो बेसिकली जो ट्यूमर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक बेनाइन एक मैलिग्नेंट। वैसे जब वो मैलिग्नेंट हो जाता है तब उसे हम कैंसर बोलते हैं। अपना इससे सबसे क्लोज जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो ए ही हो रहा है। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटीरियल अकर। कंट्रोल्ड होगा तो फिर वो कैंसर थोड़ी कहलाएगा, तो ये गलत है। RNA इज म्यूटेटेड, DNA इज म्यूटेटेड, ये बेफालतू के ऑप्शंस बना रखे हैं कन्फ्यूज करने के लिए, तो ये दोनों गलत हैं, ये अपना आंसर है। मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट पोजेस। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ज़्यादातर होते ही ऐसे हैं। तो सिंगेमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ। सिंगेमी का मतलब है 2 सेल्स आपस में जुड़ेंगे तो डिप्लॉइड तो होना ही होना है ऑब्वियसली, और जब वो जुड़ेंगे सिंगेमी का मतलब ये कि जाइगोट बनेगा, तो अपना आंसर बी। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, फॉलिंग ऑफ टीथ, फ्रेजाइल बोन्स एंड डिलेड वुंड हीलिंग अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। अभी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये।
इसमें पहले देखते हैं ब्लीडिंग ऑफ गम्स, उससे लग रहा है आंसर सी आना चाहिए, सॉरी विटामिन सी। फॉलिंग ऑफ टीथ, विटामिन डी से मैच कर रहा है। फ्रेजाइल बोन्स, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, विटामिन डी से मैच करेगा। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी होता है। एंड डिलेड वुंड हीलिंग, ये ऑप्शन सी लग रहा है, मतलब विटामिन सी। तो बेसिकली यहाँ पे विटामिन सी और विटामिन डी में आपको बेसिकली कन्फ्यूजन होगा, पर विटामिन सी की एक ख़ास बात ये भी होती है कि एक्चुअली अगर उसकी कमी होगी तो कोलेजन फाइबर वगैरह में भी दिक्कत होती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से विटामिन सी ज़्यादा बेटर आंसर है रादर देन विटामिन डी का। तो उसकी वजह से दांत वगैरह भी गिर सकते हैं और बोन्स फ्रेजाइल हो सकती है। सी यहाँ पे ज़्यादा सूट कर रहा है। व्हेन अ पीस ऑफ प्योर सिलिकॉन इज डोप्ड विद एल्यूमिनियम देन, तो अब यहाँ पे ये बताना है कि पी टाइप बनेगा कि एन टाइप बनेगा। ऑप्शंस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि बी और सी यही दोनों हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस हैं, तो इन दोनों में से एक आंसर आना चाहिए। ए और डी तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। कंडक्टिविटी ऑफ द डोप्ड सिलिकॉन पीस विल रिमेन सेम, कंडक्टिविटी सेम ही रह जाएगी तो फिर वो डोपिंग करने का फ़ायदा क्या। हमें तो कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये आंसर गलत हो गया। डोप्ड सिलिकॉन पीस विल बिकम एन टाइप, ये एन बनेगा कि पी बनेगा उसको देखते हैं। देखो एल्यूमिनियम के बार बार 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने सिलिकॉन के पूरे क्रिस्टल के बीच में एक कुछ एल्यूमिनियम के एटम्स डाल दिए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वाले कुछ एटम्स वो 4 वालों को रिप्लेस करेंगे। ओवरऑल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 4 होते थे वहाँ 3 है, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। इलेक्ट्रॉन्स की अगर कमी होगी तो एक तरह से वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो पॉजिटिव का पी होता है, नेगेटिव का एन होता है, तो ये एन टाइप नहीं हो सकता, ये पी टाइप बनेगा। रेजिस्टिविटी ऑफ द डोप्ड सिलिकॉन पीस विल इंक्रीज, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो करंट कंडक्ट ही नहीं करेगा, ये तो हमारा टारगेट नहीं था, तो ये अपना आंसर गलत हो जाएगा। सी अपना आंसर है। सपोज वोल्टेज वी इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, वी वोल्टेज लगा दी, तो ये रेजिस्टेंस है मान लो। द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस इज पी, उसने कुछ एनर्जी रिलीज करी, वो पी है, पर सेकेंड जो एनर्जी रिलीज होगी वो पावर पी। नाउ द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इक्वल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो इस बार उसने वही सेम 3 रेजिस्टेंस ले लिए, पैरेलल में लगा दिए। इस बार पूछ रहा है कि टोटल पावर डिसिपेट कितनी होगी सेकंड केस में। तो एक टेबल बना लेते हैं। पहले वाला सिंगल रेजिस्टेंस है, दूसरे वाले में केस में अपन ने 3 पैरेलल रखे हैं। तो बेसिक सा फॉर्मूला है, पावर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों में आपने वोल्टेज वी लगाई है। पहले वाले में रेजिस्टेंस आर है, पैरेलल में लगाते ही रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगा। फॉर्मूले और आगे हम जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ दे रखी है, उसके बाद आंसर आएगा 3P। इसमें बेसिकली बस कैलकुलेशन का ही काम था सारा, तो आपका आंसर 3P, बाकी सारे आंसर गलत हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर कौन सा नहीं है, सिलिकॉन तो है ही, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है, गैलियम आर्सेनाइड ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो इसमें डोपिंग वोपिंग करने के बाद रखा है, तो ये तीनों तो हैं ही, क्वार्ट्ज नहीं है, तो अपना आंसर यही आएगा। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर का दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। विद एयर इन बिटवीन द प्लेट्स हैज़ कैपेसिटेंस सी, बीच में एयर है या वैक्यूम है वो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ मानी जाती है। Now the space between the 2 plates of the capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant 7, then the value of the capacitance will become what, बीच में आपने कोई भी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, उससे एक्चुअली कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता ही है, तो आपका आंसर 7 सी आएगा। 7 गुना बढ़ेगा क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू 7 है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी, ये मैं अपनी हर क्लास में कराता हूँ, जहाँ भी जी स्पेशल के बैचेज होते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है, जहाँ हर जगह बताया जाता है। मेरे नोट्स भी अगर आपने कभी एक बार भी पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख जाएगी। इसका तो अलग से डायग्राम बने होते हैं हर बुक में, कि रिंग है, रिंग में बार मास आउटर बॉर्डर पे कंसंट्रेटेड होता है, लेकिन सेंटर में मटेरियल होता ही नहीं, पर सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ सेंटर ऑफ मास हो वहाँ पे मटेरियल भी मौजूद हो, उसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। या कोई होलो बॉल, अगर बॉल होलो है तो उसके सेंटर में सेंटर ऑफ मास होगा, पर वहाँ पे मटेरियल नहीं है। बाकी 3 ऐसे ही एग्जाम्पल्स, तो आंसर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज मतलब केमिकल नहीं होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। बर्निंग ऑफ अ कोल ये केमिकल चेंज है भाई, उसमें कंपाउंड्स बदल जाते हैं। बर्निंग ऑफ वुड ये बर्निंग ऑफ कोल के ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी CO2 निकलेगी और H2O बनेगा, जो पहले वहाँ पे नहीं होंगे, तो कंपाउंड ही बदल गया, केमिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ प्लेटिनम क्रूसिबल, अब
प्लेटिनम एक्चुअली कुछ ज़्यादा खास रिएक्टिव होता नहीं है, तो अगर आप उसको खूब ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी गर्म कर देते हो तो भी आसपास की ऑक्सीजन और या नाइट्रोजन वगैरह से वो इतना इजीली रिएक्ट नहीं करता है। तो ये सिर्फ फिजिकल चेंज ही रह जाएगा, गर्म होगा ठंडा होगा, लेकिन यूजुअली रिएक्शन नहीं करता। ये अपना आंसर होगा। हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, इसको भी आप गर्म करते हो तो और टूट के बाकी कंपाउंड्स बना देता है, तो ये आंसर नहीं है। आपको एक ये पता होना चाहिए अब कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम, तो उसके लिए सीक्वेंस याद कर लो। अब इस सीक्वेंस में आप देखो प्लेटिनम बिल्कुल बॉटम वालों में आ रखा है, तो ऐसे में वो कुछ खास ज़्यादा गर्म होगा तो कभी उसमें केमिकल चेंज आने के चांस बहुत ही कम रहेंगे। द पीएच वैल्यू ऑफ अ सैंपल ऑफ मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर इज, खूब पानी को कई कई बार डिस्टिल कर दिया तो एकदम प्योर वाटर हो गया ऑलमोस्ट, ये मान लो ऑलमोस्ट प्योर, तो उसका पीएच कितना होगा। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि पीएच 7 ही होता है प्योर वाटर का, तो अब ऑप्शंस में यहाँ पे उन्होंने 7 दिया नहीं, इन्होंने दिया वेरी नियर टू 7। वैसे वो अपना आंसर चल जाएगा, पर पॉइंट ये कि वेरी नियर ही क्यों दिया, एग्जैक्ट 7 भी दे सकते थे। उसका रीज़न ये कि यूपीएससी इस बात का ध्यान रखती है कि वो बिल्कुल जितना हो सके प्रिसाइज आंसर दे। एग्जैक्ट 7 हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो मल्टीपल डिस्टिल उन्होंने बार बार इसीलिए दिया है कि कितना ही डिस्टिल कर लो 100% प्योर कभी होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ मिलावट हो सकती है। मोर ओवर पानी खुद भी डिसोशिएट होता ही रहता है, तो एच पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, तो उसका पीएच परफेक्ट 7 हो ये ज़रूरी नहीं है। वो लेट्स मैक्रोस्कोपिक स्केल पे हमेशा 7 होगा, माइक्रोस्कोपिक में हो सकता है वेरी कर जाए, तो दे जस्ट टुक केयर ऑफ दैट कि एग्जैक्ट 7 ना भी दे तो वेरी नियर टू 7 में लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ और गलत आंसर पे टिक मारें, सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट भाई तभी बनेगा जब उसके प्रोटॉन्स चेंज होंगे तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन सेम रहेंगे तो एलिमेंट सेम रहेगा। और पीछे मैंने आपको बताया था प्रोटॉन सेम मतलब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से डिसाइड होता है, डेंसिटी नहीं। दो चीज़ों की डेंसिटी मैच भी हो सकती है पर फिर भी वो सेम एलिमेंट ना हो। बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है इसका कोई, मास नंबर नहीं, पीछे हमने देखा था दोनों का मास नंबर सेम था लेकिन फिर भी एलिमेंट डिफरेंट थे। एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये अपना आंसर। इसी के साथ सारे क्वेश्चंस खत्म, जल्दी जल्दी हो गए। यहाँ पे तो इजी लग रहा था, एग्जाम में बैठने वाले बहुत सारों को तो कन्फ्यूजन ही हो जाता है पूरा। तो मैंने कहीं अगर कुछ कोई बीच में आपको लगता है कि कोई गलत आंसर दिया है या आपके डिफरेंट व्यूज़ हो, नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। मेरी तरफ से ये फाइनल आंसर होने चाहिए। साइंस का मेरी तरफ से कंप्लीट। सी यू।